जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक्स में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड का प्री बोर्ड का मैथ्स का पेपर क्लास 10th का हल कराऊंगा। दोस्तों मैं इस पूरे पेपर को आपको डिटेल्ड वे में सॉल्यूशन कराऊंगा और दोस्तों वीडियो पार्ट्स में आएगी। आज पहला पार्ट करेंगे, कल दूसरा पार्ट करेंगे, ऐसे लास्ट तक आपको पार्ट्स के बीच में वीडियो आएगी। दोस्तों ये है हमारा प्री बोर्ड का पेपर। दोस्तों ये बनाया क्यों? दोस्तों ये इसलिए बनाया है कि हमारी कितनी तैयारी हुई है एनुअल एग्जाम के लिए, यानी वार्षिक पेपर की हमारी तैयारी कैसी है वो चेक करने के लिए प्री बोर्ड का पेपर बनता है। दोस्तों सबसे पहले आप करोगे क्या एनुअल एग्जाम में, यानी वार्षिक परीक्षा में? सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। पढ़ लिया दोस्तों? उसके बाद क्या करोगे ना दोस्तों, आप जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको आते हैं, यानी जो क्वेश्चन आपको अच्छी से आते हैं उससे पहले आप हल करोगे, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन को आप हल करोगे। इससे क्या फायदा होगा ना दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इजीली हल हो जाएंगे और आपके आंसर एक्यूरेट होंगे। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो हमें आते हैं उसको हल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न पहला हल करेंगे। प्रश्न पहले का क पार्ट, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है √2, पाई, √5 और 22/7। दोस्तों सबसे पहले आपको आना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। दोस्तों हम परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिखें, यानी परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं दोस्तों, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिखें, और जहां क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। देखो दोस्तों, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। √2 को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 दोस्तों मैं एक ट्रिक बताऊं जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय। देखो दोस्तों, √2 का मान क्या होता है, लगभग होता है 1.414 के आसपास होता है। पाई का मान होता है 3.14 होता है, और √5 का मान क्या होता है 2.236 के आसपास होता है, और 22/7 सेम। देखो दोस्तों यहाँ √2 को खोल के आया, पॉइंट मारा, यहाँ भी पॉइंट मारा, यहाँ भी पॉइंट मारा, लेकिन ये पॉइंट में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसे हम 22 को क्या लिख 22/7 के लिख सकते हैं, हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय ये हो जाएगा। एक ट्रिक है जिससे आप इजीली कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा जिसमें आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को इजीली छांट सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी q नॉट इक्वल टू 0 का। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, 2, 3, 4, √4, √16, √81, -3, -4, -5, 2/3, 5/4, 22/7। इन सभी को देखो दोस्तों, क्या हम 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, यानी 2/1, यानी ये हो गया हमारा p/q हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे देखो, अब √16 क्या हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? √16 को देखो, √16 किसका वो होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, √16 का 4 होता है। 4 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते, 4/1, नहीं 4/1 को लिख सकते हैं हम p/q, यानी √16 भी होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी हमारी वैल्यू की दशमलव में आ गया दोस्तों। √2 का मान क्या होता है दोस्तों, 1.414, √5 का मान क्या होता है तो 2.236, और √7 और √11 पाई माइनस √15 माइनस √2/√3। दोस्तों ये हो गया हमारी अपरिमेय संख्या। इसमें हो रहा क्या है ना दोस्तों, हम जब इसका स्क्वायर रूट खोल लेना तो हमारी वैल्यू क्या आ रही, पॉइंट में आ रही, लेकिन यहाँ क्या आ रही है, हमारी पॉइंट में नहीं आ रही, सिंगल डिजिट में आ रही है। अब एक डाउट और होगा, -3 को क्या आप p/q के रूप में लिख सकते हो? लिख सकते हैं, -3 को आप p/q के रूप में लिख सकते हो? लिख सकते हैं सर। -3 बराबर क्या हो जाएगा, -3/1, ये हो गया हमारा p/q। ठीक है दोस्तों, इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। दोस्तों ये डाउट आपको होगा जो मैंने आपको क्लियर करा दिया। दोस्तों अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में, तो आप ये लिस्टें देख लो तो इजीली सॉल्व कर लोगे। दोस्तों अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। प्रश्न पहले क्या, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या लिखिए। √2 क्या है हमारी अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, और 22/7 क्या परिमेय, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ख पार्ट। ग्राफ में बहुपद y बराबर px के शून्यकों की संख्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब देखो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों शून्यकों की संख्या हम निकालते कैसे हैं? देखो दोस्तों ये ग्राफ रेखा है ना, ये लाइन एक्स एक्स को कितने बिंदु पे काट रही है? एक काट रही है दोस्तों यहाँ पे, और दूसरी काट रही है यहाँ पे, और तीसरी काट रही है यहाँ पे, यानी ये ग्राफ रेखा दोस्तों एक्स एक्स को कितने बिंदु पे काट रही है? 1, 2, 3। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका आते हैं गो पार्ट करते हैं। गो, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो का, यानी अल्फा बीटा का मान होगा, यानी ये द्विघात बहुपद हमको दे रखी है
हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों अब हमने इस द्विघात बहुपद को हल कर अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दोस्तों? शून्यकों का योग होता है। दोस्तों ये सीधे हमसे फॉर्मूला पूछ रहा है। सिंस हमें पता है दोस्तों शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? माइनस बी अपॉन ए होती है। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में, पहला 0 दे रखा है, दूसरा ए अपॉन बी दे रखा है, तीसरा माइनस ए अपॉन बी दे रखा है, सी अपॉन ए। यानी दोस्तों इसने ऑप्शन ही गलत दे रखा है हमको, यानी आंसर हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन पे ऑप्शन गलत है। अब करते हैं घ वाला। दोस्तों अब हम प्रश्न पहले का घ पाठ करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और दूसरी समीकरण 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण है। प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, इसमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दिया है दो समीकरण हमारे पास है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है दोस्तों 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। दोस्तों हमने इसका ज्यामितीय निरूपण देखना है। देखो दोस्तों पहले हम करेंगे क्या दोस्तों, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2 दोस्तों पहले देखते हैं a1 क्या होता है दोस्तों? पहली समीकरण में x का गुणांक यानी 2 है बट्टी a2, सीधे कर देते हैं। a1 अपॉन a2 क्या है दोस्तों? 2 है, यानी x का गुणांक समीकरण 2 में क्या 4, यानी 2/4 आ गया। तो काट के क्या आएगा दोस्तों? 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी a1 अपॉन a2 क्या आ गया हमारा? 1/2 आ गया। अब इसी तरह b1 अपॉन b2 निकल गया। b1 अपॉन b2 क्या होगा? b1 y का गुणांक है, यहाँ छुपा हुआ गुणांक 1 यानी 1, और b2 का b2 का गुणांक है -2 यानी -2 आ गया, यानी b1 अपॉन b2 क्या आ गया? 1/-2 आ गया, या देखो -1/2, बात एक ही होती है। और c1 अपॉन c2 यानी c1 अपॉन c2, c1 क्या है? -6, c1 की जगह हमने -6 लिखा, और c2 क्या है? -4, c2 की जगह हमने -4 लिखा। माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3/2 आ गए, यानी a1 अपॉन a2 क्या आ गया हमारा? अच्छे से लिख देते हैं, 1/2 कॉमा b1 अपॉन b2 क्या आ गया? b1 अपॉन b2 क्या हमारा? -1/2, और c1 अपॉन c2 क्या दोस्तों? 3/2। अब देखो ध्यान से, तीनों बराबर आ रही है, अलग लगा दें। यहाँ देखो a1 अपॉन a2 1/2 है, और b1 अपॉन b2 क्या है हमारा? -1/2 है, यानी ये दोनों हमारा बराबर नहीं है, और c1 अपॉन c2 भी 3/2 है, यानी तीनों हमारे अलग अलग आ रहे हैं। ये किस कंडीशन में होती हैं? जब रेखाएं हमारी क्या होती हैं? प्रतिच्छेद करती है, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं, करती रेखाएं, यानी दोस्तों जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब तीनों एकल नहीं आते। दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ देखो ऑप्शन हो जाएगा पहला, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों अब हम प्रश्न पहले का अंगों पाठ करेंगे। अंगों पाठ क्या है दोस्तों? प्रश्न देखो, एक द्विघात समीकरण युग्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहां a नॉट इक्वल टू 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं जब विविक्तर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए दोस्तों हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहां a नॉट इक्वल टू 0 है। दोस्तों दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं? सिंस हम जानते हैं कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो। जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी ना दोस्तों, तब हमारे दो भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे, यानी d क्या होना चाहिए? हमेशा 0 से बड़ा। अगर 0 से छोटा हो तो उसमें क्या होगा दोस्तों? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, और 0 के बराबर होंगे तो दो बराबर मूल होंगे। यानी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला हो जाएगा।
आए समझे दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं दोस्तों। अब हम प्रश्न पहले का चौपाट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, एपी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद होगा। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमको दे रखी है एपी दे रखी है 2 7 12 का हमने 10वां पद ज्ञात करना है। दोस्तों हमने निकालना क्या है, A10 निकालना है, यानी A10 की वैल्यू हमने निकालनी है। इसका मतलब ये है, आप देखो दोस्तों, ये एपी हमारी है, इसका प्रथम पद यानी A1 कितना है दोस्तों, 2 है। और डी यानी सार्वंतक कैसे निकालते हैं दोस्तों, सार्वंतक किसी भी एपी का कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाने से। A2 कितना है दोस्तों 7 और A1 कितना है 2। 7 में 2 घटाया क्या होता है दोस्तों 5 होता है। डी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी 5 आ गई। हमने क्या निकाला A10 निकाला। A10 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, A10 बराबर होता है हमारा A प्लस 9D। A यानी A1 एक ही प्रथम पद होता है, यानी A1 बराबर क्या है 2 और 9 गुणा डी। डी सार्वंतक क्या है 5 है। हल कर दो दोस्तों, 2 प्लस 9 पंचे 45। 45 में 2 जोड़ के क्या होता है दोस्तों 47 यानी 47 हो जाएगा। यानी दोस्तों A10 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 47 ही हो जाएगा हमारा आंसर। आप देखो दोस्तों कहीं ऑप्शन में है नहीं है 47, यानी है, यानी थर्ड पार्ट इसका है 47। दोस्तों अब हम प्रश्न पहले का 6 पार्ट हल करेंगे। 6 पार्ट हमारे पास है दोस्तों, यदि साइन ए बराबर है 3/4 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दिया है हमें साइन ए बराबर 3/4 तो tan a का मान हमने ज्ञात करना है। दोस्तों साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है, बराबर इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमको 3/4। दोस्तों लंब क्या दे रखा है 3 और कर्ण क्या दे रखा है 4 दे रखा है। यानी दोस्तों हमने एक त्रिभुज बनाते हैं, एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया ABC। दोस्तों हमने किसके सापेक्ष निकालना है, कोण क्या हमारा ए, यानी इस कोण के सापेक्ष हमने ज्ञात करना है, इसके सापेक्ष हमने ज्ञात करना है। तो एंगल ये जिसके सापेक्ष हमने ज्ञात करना होता है दोस्तों, उसके सामने वाली साइड क्या होती है दोस्तों, ये होती है हमारी लंब। उस एंगल के सामने वाली साइड होती है लंब और जो बगल की साइड क्या होती है दोस्तों आधार। जो बची हुई साइड क्या होगी तीसरी कर्ण हो जाएगी। यानी थीटा क्या हमारा ए, यानी एंगल ए के सापेक्ष हमने ज्ञात करना है। आप देखो दोस्तों लंब क्या दे देगा हमको, लंब की जगह 3 रख दो और कर्ण 4 और हमने आधार ही ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास 2 साइड हो और तीसरी साइड अगर हमने ज्ञात करनी है हो तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना चाहिए। अब यहां लगाओ दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस दोस्तों हमने इसका यूज क्यों किया, इसके यूज से हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है दोस्तों, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी AC का वर्ग बराबर क्या होता है दोस्तों, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। कर्ण यानी AC का वर्ग, यानी AC क्या दे रही है हमको भुजा 4, यानी 4 का स्क्वायर। AB हमने आधार निकालना है, इसको ऐसे लिखते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC क्या दोस्तों ये 3, यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 16 और AB का स्क्वायर वैसे लिखो AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 9 होता है। अब इस 9 को इक्वल की साइड आएंगे तो +9 है, इक्वल की साइड आके क्या होगा दोस्तों -9, ये 16 - 9 बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर। 16 में से 9 घटा क्या होता है दोस्तों 9 1 10 7, ये 7 हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप देखो सिंस AB का स्क्वायर बराबर क्या हमारा, इसको उल्टा लिख लेते, AB यहाँ लाते 7 यहाँ लाते, तो AB क्या हो जाएगा दोस्तों जब स्क्वायर इक्वल की साइड आता है तो क्या होता है दोस्तों रूट हो जाता है, सॉरी
ये रूट हो जाएगा √7, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी √7 आ गई। यानी ए बी क्या निकल गया हमारा, यहाँ पे लिखो दो दोस्तों √7, यानी ए बी का मान हमारे पास है, बी सी का निकल गया और ए सी का तो पहले दे रखा था। अब देखो दोस्तों, अब हमने क्या निकाला, tan ए, tan ए का फॉर्मूला यानी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। किसके सापेक्ष से निकाला हमने, ए की सापेक्ष से हम क्वेश्चन तो करते हैं ना, ठीक है। यानी tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी, tan ए बराबर थीटा देखेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है हमारा, थीटा क्या है हमारा, एंगल क्या है वो देखते हैं। tan ए लंब क्या है दोस्तों, यहाँ 3 है, लंब हो गया 3 और आधार क्या है दोस्तों √7, यानी दोस्तों 3/√7 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में, पहले हम sin a बराबर 3/4 जो दे रखे है ना उसको पहले हम फिगर में लिखेंगे, sin a, फिर देखेंगे किसके सापेक्ष है, कोण क्या है हमारा ए है, यानी ए के सापेक्ष हमने फिगर बनाएंगे। ए के सापेक्ष ये हो जाएगा, ए के सामने की साइड क्या हो जाएगी लंब, बगल की आधा बची हुई कर्ण हो जाएगी। दो साइड हमको दे रखी, तीसरी साइड निकालने क्या करते हैं दोस्तों, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम एक साइड निकाल देंगे, फिर जो साइड निकली उसको हम फिगर में लिखेंगे, यहाँ से हम tan a का मान इजीली निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। दोस्तों अब हम प्रश्न पहले का जो पार्ट हल करेंगे। दोस्तों इसने पार्टिकुलर दे रखा है लेकिन जो आए, यदि किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता पीई है तो घटना ई के नहीं घटने की प्रायिकता होगी। दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों पहले दिया है वो लिखेंगे, घटना ई के घटने की प्रायिकता ई दे रखी है, घटना ई के नहीं घटने की प्रायिकता क्या निकालनी हमने। दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों, यानी घटने की प्रायिकता या होने की प्रायिकता क्या होती है, पीई, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई प्लस किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों, पीई नहीं का योग क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। यानी दोस्तों किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के न होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। हमने क्या निकालना है दोस्तों, किसी घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता, यानी इसकी वैल्यू हमने निकालनी, यानी पीई नहीं बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पीई यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस पीई हो जाएगा। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप देखते हैं ऑप्शन में क्या देखता है इसमें। देखो दोस्तों पहला देखा 1 माइनस पीई, दूसरा देखा पीई 0 1, यानी हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रश्न दूसरा हल करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न दूसरा हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है 13 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 14 सेंटीमीटर आधार व्यास के बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमारे पास एक बेलन है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास की आधी क्या होती है दोस्तों, त्रिज्या होती है, यानी त्रिज्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, 14/2, 14/2 2 7 14, यानी 7 सेंटीमीटर आ गई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से हल करेंगे। दोस्तों पहले हम बेलन बनाएंगे, ये हो गया हमारा बेलन हो गया। ये होती है बेलन की ऊंचाई, यानी ये देखिए हमको कितनी दोस्तों 13 सेंटीमीटर। ये होता है दोस्तों बेलन का व्यास होता है, व्यास कितना दे रखा हमको 14 सेंटीमीटर, यानी इसकी वैल्यू दे रखी हमको 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर जाएगी रेडियस। आया समझ दोस्तों। अब हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। सिंस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है 2πr इंटू r प्लस एच। दोस्तों ये होता है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों इन सभी का मान यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ करते हैं 2 पाई का मान क्या रखेंगे दोस्तों 22/7 है 3.14। जब तक वो बोले नहीं ना 3.14 रखो तब तक हम नहीं रखेंगे, तो हम रखेंगे 22 पाई का मान 22/7 गुणा r। रेडियस क्या है दोस्तों 7, रेडियस क्या है दोस्तों
व्यास की आधी रेडियस होती है, यानी रेडियस मैंने अभी निकाल दी, त्रिज्या 7, आर की गिरेंगे 7। आर क्या है दोस्तों, अभी निकाली हमने 7, प्लस हाइट यानी ऊंचाई क्या है बेलन की, ये ऊंचाई होती है 13। आप दोस्तों इसको हल करते हैं। देखो दोस्तों, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, 22 दूनी 44, ये 44 से बचा गुणा 14 में, सॉरी 13 में 7 ऐड करा क्या होता है, 13 7 20। अब इसको गुणा करा, 44 दूनी क्या होता है 88, एक पीछे से जीरो लगा लिया। क्या दे रखा था दोस्तों हमको, सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया दोस्तों, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझे दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न तीसरा हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, द्विघातीय समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्ति कर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमको एक द्विघात समीकरण दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। हमने क्या निकालना है, विविक्ति कर, यानी डी की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमें इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करनी पड़ेगी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक a है और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक है 2, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी a की वैल्यू क्या होगी हमारी 2। यहाँ x का गुणांक क्या है b और यहाँ x का गुणांक -4, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, यानी b की वैल्यू निकल गई हमारी -4। और c की वैल्यू क्या दे रखी, 3 दे रखी है। दोस्तों विविक्ति कर निकालना है, जिनसे हमें पता है विविक्ति कर का फॉर्मूला क्या होता है। विविक्ति कर दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी दोस्तों हमने इसका मान ज्ञात करना है। बी स्क्वायर यानी बी क्या निकाला हमने -4, यानी -4 का स्क्वायर -4 गुणा ए क्या है दोस्तों 2 गुणा सी क्या है 3 है। अब दोस्तों इसको हल करना है। माइनस का वर्ग हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है। माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी आ गया 24। प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस घटेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का है, क्यों आएगा दोस्तों, इन दोनों में बड़ा अंक क्या है 24 है, यानी 24 में 16 घटा क्या आता है दोस्तों 8, यानी हमारा आंसर क्या गया -8 आ गया, यानी वियुक्ति का डी क्या गया दोस्तों हमारा -8, ये जगह हमारा आंसर। यहाँ पे डाउट होगा आपको 16 में -24 कैसे घटेगा। देखो दोस्तों इसके आगे साइन क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 16 में से हम 24 में से 16 घटाएंगे तो होता है 8। अब इन दोनों में माइनस लग गया प्लस लग गया, हम क्या देखते दोस्तों इन दोनों अंक में बड़ा अंक क्या है 24, 24 के आगे क्या है माइनस, तब ये हुआ -8। अगर यहाँ माइनस, यहाँ अगर ये होता हमारा जैसे होता है हमारा -16 प्लस 8। अब देखो दोस्तों 16 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 16 में से 8 घटा के क्या होता है दोस्तों, 16 में से 8 घटा के आता है 8 आता है, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का लगेगा प्लस का लगेगा। देखो दोस्तों बड़ा अंक क्या है 16 का कौन सा साइन है माइनस, यानी बड़े अंक के आगे जो साइन होता है वही हमारा आंसर होता है। आइए समझे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न चौथा हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों आकृति, प्रश्न चौथा है आकृति में डीई पैरेलल है बीसी और एडी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों एक हमारे पास त्रिभुज है एबीसी, जिसमें डीई पैरेलल, डीई समांतर है बीसी की, डीई समांतर है बीसी के। हमने एडी की मान निकालना है। एई हमको दे रखा है, ईसी हमको दे रखा है और डीबी हमको दे रखा है, लेकिन इसकी वैल्यू हमने एडी की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा त्रिभुज में थेल्स प्रमेय, बीपीटी थ्योरम, थेल्स प्रमेय या बीपीटी थ्योरम है। दोस्तों एक हमारी ये प्रमेय है जिसमें आपने पढ़ा होगा एडी बट्टे बीडी, एडी अपॉन बीडी बराबर किसी होता है दोस्तों एई बट्टे सीई के। दोस्तों इसका यूज करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे।
आप देखो दोस्तों, एडी हमको निकालना है, एडी की जगह कुछ मत देखो, बीडी हमको क्या दे रखा है, बीडी हमको दे रखा है, डीबी लिखो या बीडी एक ही होता है, 7.2 बराबर एई, एई दे रखा हमको 1.8 बटे सी, इन ईसी या सी बात एक ही होती है, हमको 5.4 दे रखा है। दोस्तों यहां तक तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब हमने सबसे पहले दशमलव को हटाना, कैसे हटाओगे दोस्तों दशमलव, दोस्तों यहां दशमलव कब हटेगा दोस्तों, जब हम इसको 10 से गुणा करेंगे, जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 18 आएगा। दोस्तों एक मैथ्स का रूल होता है, जितने नंबर से हम ऊपर गुणा करते हैं उतने नंबर से हम नीचे गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हमने 10 से क्यों करा गुणा, क्योंकि हमने 18 लाना है, दशमलव हटाना है। नीचे भी दोस्तों हमने 10 से गुणा करना पड़ेगा, ये मैथ्स का रूल होता है, ठीक है। तो एडी बट्टे 7.2 बराबर 18.180, दशमलव कितने स्थान बाद है, दाहिने से एक स्थान बाद, आगे 18, आगे सिंगल वैल्यू, बट्टे 54.540, दशमलव कितने स्थान बाद है, एक स्थान बाद, ये आ गया। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 18 बट्टे क्या आ गई हमारी 54 आ गई, ठीक है। आप देखो दोस्तों, एडी बट्टे 7.2, 18 बट्टे आ गई 54, 18 एकम 18, 18 दिया 54, तो क्या आ गया हमारे दोस्तों, एडी अपॉन 7.2 बराबर आ गया 1/3। अब हमने निकाली एडी की वैल्यू, एडी की वैल्यू निकल जाएगी कैसे दोस्तों, तो ये बट्टे में यहाँ के गुणा हो जाएगा, 1/3 गुणा 7.2, 7.2 को किसमें गुणा करके 1 से, तो क्या आएगा दोस्तों 7.2/3। अब इसको हल करना दोस्तों, इसको यहाँ पे करते हैं, यानी एडी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 7.2/3। अब दोस्तों और हमने यहाँ दशमलव हटाना है, तो कैसे हटाएंगे दोस्तों, 10 से गुणा करेंगे। दोस्तों 10 से ऊपर करें तो नीचे भी 10 से करना पड़ेगा दोस्तों, ये मैथ्स का रूल होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 72 दशम कितना होता है दोस्तों 720, दशमलव क्या लगेंगे लास्ट में, यहाँ आ गया बटे 3.30, ऐसे लिख दो दोस्तों, 3 गुना 10 कर लो भैया, कर ही लेते तो कोई बात नहीं। ये हो गया 72 बट्टे, ये हो गया हमारा 30, ये आ गया एडी। अब भाग दे दो 72 में 30 का भाग, तीस 72 में 30 का भाग देना है, तो 3 की टेबल पढ़ो दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 3 यानी 30 दूनी 60 हो जाएगा। 2 में से जो घटाया 2, 7 में से 1 घटाया कितना, 7 में से 6 घटाया 1, यानी 30 के पहाड़े में बार आता है नहीं आता, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेंगे। 30 के पहाड़े में 120 आता है, 3 चौको बढ़ेंगे, चौके बाद 30 चौके होता है 120, 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा, एडी क्या आ गया दोस्तों 2.4 सेंटीमीटर। दोस्तों ये डिटेल भी है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दशमलव से दशमलव हमारा हट गया, कट गया, इसी कट गया, 18 का 18, 18 54, यानी 18 54 हो गया, और 3 से इसको काट लो, 3 दूनी 6, दशमलव से लगाओगे, एक यहाँ 3 चौको 12, यानी क्या हो जाएगा एडी अपॉन 2.4 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 है, तो 1 गुणा 2.4 का हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्ट हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 5वां हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, बिंदुओं 2 3 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने निकालनी है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमको दे रखे बिंदु 2 3 और 4 1, यानी दोस्तों हमारे पास दो बिंदु है, ए बिंदु क्या हमारा 2,3 और दूसरा हमारा बी बिंदु है 4,1। दोस्तों हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है।
दोस्तों बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए बी के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी हमने निकालनी है। ए बी के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रख दो दोस्तों। x1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यार अभी यहाँ पे लिख देते हैं और डाउट हो जाएगा आपको। ए हमारा है 2 3 है और बी हमारा है 4,1। इससे बोलते हैं दोस्तों x1 हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा y1 हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, x2 4 हो जाएगा, x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो रखो दोस्तों इसका मान यहाँ पे, x2 कितना है दोस्तों 4 माइनस x1 कितना है दोस्तों 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है दोस्तों, y2 है 1 माइनस y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। आप देखो दोस्तों 4 माइनस 2 हटा के क्या आता है दोस्तों 2, ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या होता है माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 आ जाएगा। क्या गया दोस्तों 4 प्लस 4, 4 में 4 उड़ के 8 आता है, ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। या आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 8 के फैक्टर करो, 8 की गुणनखंड करें हमने क्या होती है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो एक जोड़ में से एक 2 बाहर लाओ और बचे हुए को अंदर रख दो, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर 2√2, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, इन दोनों की बीच की दूरी क्या आ गई हमारी 2√2। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 7 हल कराऊंगा। दोस्तों प्रश्न 6 देखो दोस्तों, ये प्रश्न 6 हमारे सिलेबस से हट गया है और हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, इसको हमने छोड़ दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 हमारे पास है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडी विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमने गुणनखंड के द्वारा हल करना है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमने गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले हम 96 के गुणनखंड करेंगे। छियानबे करते हैं दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड का ऑर्डर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका होता है ऑर्डर 2 3 5 7 11 चलते जाएगा, ये होता है अभाज्य गुणनखंड निकालने का ऑर्डर हमारा। पहले किसी करेंगे, 2 से चेक करेंगे, 2 से देंगे, 2 चक्को 8, 1 2 8 16, अब 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी 96 के गुणनखंड क्या निकली हमारी, इसके फैक्टर क्या निकली हमारी, 96 की फैक्टर हमारे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 2 है और 1 बार 3 है। अब इसी तरह हम निकालें किसी गुणनखंड 404 के, 404 के निकाल दिया भैया। 2 से पहले 2 से चेक करेंगे, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से आएगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, अब सीधे किसी ने जाएगा, सीधे 101 से जाएगा, 101 एकम 101, यानी हमारे 404 के फैक्टर यानी गुणनखंड क्या निकले दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 101। यहां तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने दोनों के गुणनखंड निकाल दिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब दोस्तों हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ पूछ रहा है पहले, एचसीएफ होता क्या है दोस्तों, हम एचसीएफ में करते क्या है, हम सबसे पहले इन दोनों के गुणनखंड हमने निकाल दिए। जो चीज दोनों में कॉमन है हम क्या देखेंगे, कॉमन क्या है दोनों चीज, दोनों में 96 और 404 के गुणनखंड में कॉमन क्या है, पहले तो एक आ रहा है 2 और दूसरा क्या आ रहा है 2 आ रहा है।
जो कॉमन होता है उसको नीचे उतार देते हैं, यहाँ से एक दो उतार दिया, यहाँ से एक दो उतार दिया, यानी एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों हमारा 4 आ गया। यानी एचसीएफ कैसे निकालते हैं दोस्तों, दोनों में हम चेक करते हैं कि कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 2 है, इसमें कॉमन 2 है, इन दो में 4, यानी एचसीएफ हमारा आ गया 4 आ गया। अब हमने क्या निकालना दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम अब निकालना दोस्तों एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम कॉमन वाली चीज को लिखते हैं, उसके बाद बचे हुए पार्ट को भी लिखते हैं। यानी कॉमन वाली चीज क्या आ गई हमारी 2 दूनी 4, यानी 4 आ गई कॉमन वाली चीज को, 2 गुणा 2। पहले कॉमन वाली चीज हम लिखते हैं, उसके बाद बचे हुए पार्ट को भी लिखते हैं, उसके बाद बचा हुआ पार्ट ऊपर क्या बच रहा है 1 2 3, 3 2 बच रहे हैं और 1 3 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है हमारा, नीचे क्या बच रहा है हमारा 101 बच रहा है। आए समझे दोस्तों। एलसीएम निकालने में हम करते हैं क्या दोस्तों, सबसे पहले हम कॉमन वाली चीज लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए पार्ट को लिखते हैं। ऊपर बच रहा है हमारा 1 2 3, 3 2 बचे हैं और 1 3 बचा है, और नीचे 101, इन सभी को गुणा करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा 2 दूनी 4। अब देखो दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है 24, 24 गुणा 101, 4 गुणा, आप देखो 24 को 101 से गुणा करना है, 24 एकम 24, 24 एकम 24। दोस्तों मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, आप कॉपी में कर लेना इसको गुणा। हाँ आप करते हैं। अब 4 को हमने 24 से गुणा करना है, 4 चौको 16 की 6, 8 देखो 1, 4 दूनी 8 है 9, 4 चौको 16 की 6, 8 देखो 1, 4 दूनी 8 है 9। यानी दोस्तों हमारा एलसीएम बॉस क्या आ रहा है 96 96 आ रहा है हमारा एलसीएम, और एचसीएफ क्या आ रहा है हमारा 4 आ रहा है। ऐसे करते फाइनल आंसर लिख दो, इसलिए एचसीएफ क्या आ गया हमारा 4 और एलसीएम क्या आ गया दोस्तों 96, 96। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। आए समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 9वां हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों एक वृत्त बनाते हैं और बाह्य बिंदु ये हो गया। दोस्तों यहां से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। दोस्तों यहां से हम सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो दोस्तों किसी भी सर्कल को टच करके निकलती है। यानी यहां से हम सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ही होगी, एक होगी, 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी 2 स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। दोस्तों आज मैंने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 9 तक आपको हल करा दिया है। एक एक नंबर के हमने सभी क्वेश्चन हल कर दिए हैं। दोस्तों कल मैं आपको इसके आगे यानी प्रश्न 10 से आगे हल करेंगे, और मैं सभी क्वेश्चन आपको डिटेल्ड वे में सॉल्व कराऊंगा। चलिए दोस्तों आज यहाँ तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।